सभी लोगों को बहुत बहुत प्यार। आज का सेशन बहुत इमरजेंसी में रखा गया। तो मेरे साथ डॉक्टर तरुण कोठारी जी हैं, भी आप सब देख रहे हैं उनको। और अभी विलास जी के ऑडियो में कुछ दिक्कत थी तो वो दोबारा जुड़ रहे हैं, जुड़ने ही वाले हैं। तो प्लीज़ कोई कंफर्म कर दीजिए कि क्या आवाज़ आ रही है मेरी आपको। डॉक्टर साहब आप देखिए, विलास जी आपकी आवाज़ आपको आ रही, हमको नहीं आ रही सर। अगेन नहीं आ रही है, आपकी आवाज़ नहीं आ रही हमको। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। देखिए आपकी उसमें एक माइक की सेटिंग होती है, कहीं उसमें कहीं म्यूट व्यूट तो नहीं है आपका माइक। कहीं कोई म्यूट तो नहीं है, पता नहीं, मतलब आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। थैंक यू रत्नेश जी, थैंक यू। थैंक यू रत्नेश जी, थैंक यू। थैंक यू रत्नेश जी। नहीं है सर अभी, नहीं है यहाँ से कोई सेटिंग मैंने नहीं है, नहीं है, नहीं हो रहा सर। पता नहीं आपकी आवाज़ क्यों नहीं आ रही है। नहीं है सर। पता नहीं क्या हो रहा है ये। नहीं आई सर, अभी भी नहीं आई है। क्या प्रॉब्लम क्या है समझ में नहीं आ रहा। एक बार फिर से किक आउट करके करिए। हर बार डॉक्टर साहब के साथ वॉइस की बहुत प्रॉब्लम रहती है। आपके पास देखिए एडमिन एडमिन की सेटिंग में कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं वो चेक कर दी, वो सब ठीक है। चेक कर लीजिए, एडमिन से दिक्कत नहीं है। हाँ वो सब कर दिया, कुछ भी नहीं है प्रॉब्लम। तो थोड़ी देर और रुकते हैं। शायद रत्नेश्वरी आ रही हो। अभी डॉक्टर साहब को आने दीजिए, फिर शुरू करते हैं। और लोगों को भी जुड़ने दीजिए, क्योंकि तो रिसेंटली हमने बनाया है लाइव। तो अभी 128 लोग व्यू कर रहे हैं, तो और बढ़ने दीजिए थोड़ा सा। हाँ जी सर, बोल के देखिए, अभी आई कुछ आपको। सर ये क्या हो रहा है, आपकी आवाज़ क्यों नहीं आ रही है, सबकी आ रही है। आप उनसे फोन से बात कीजिए एक आप बार। म्यूट पे है। हाँ आप अनम्यूट हुआ है, देखें बोल के। नहीं आ रही सर आवाज़, बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। पता नहीं क्या हो रहा है, आवाज़ नहीं आ रही आपकी, नहीं आ रही सर। नो साउंड। आपका हेडफोन हटा के लगा के देखिए कुछ। नो साउंड। आपका हेडफोन हटा के लगा के देखिए कुछ। नो साउंड। आपका हेडफोन हटा के लगा के नो साउंड। और लोगों को जुड़ने दीजिए। सुजाता, इस बारे में बाद में बात करेंगे। सुजाता, इस बारे में बाद में बात करेंगे। हाँ उन्होंने हटाया भी है, ईयरफोन पे भी नहीं है। हाँ उन्होंने हटाया भी है ईयरफोन पे भी।
तो डॉक्टर साहब इतना आपसे ही शुरू कर लेते हैं थोड़ा सा। आप हाँ नहीं, एक बार कहना कोशिश चाहें कोशिश कीजिए, उनको इशू क्या इशू है, कोशिश कर लीजिए एक बार। जी। उनको क्या इशू आ रहा था, दो लोग कम से कम होंगे, ठीक रहेगा। हाँ हाँ वो तो क्योंकि वो एक्चुअल बात तो बताए। हाँ एक्चुअली ये उन्हीं की उस पर रखी गई है, हाँ तो हाँ वो आ जाए तो बेटर है। एक बार पूछ लूँ फोन करके, उनके साथ ये हमेशा ही होता है। कोई दूसरा फोन हो, ये उनसे बोलिए कि सिस्टम से जुड़ जाए, कंप्यूटर सिस्टम से जुड़ जाए। नहीं वो कंप्यूटर सिस्टम यूज नहीं करते। हेलो। हाँ सर आ हाँ अब गया आ गया, आ गया आ गया आ गया। आ गया आवाज आवाज आ रही है क्या? हाँ अब आ हाँ, रही है अब बड़े बड़े मुश्किल से आए। एक मिनट मगर मेरे को बहुत बहुत धीरे आ रही है आवाज। नहीं, अब आपकी आवाज आई है इतनी देर से ना, सुन रहे। सर बोलिए दोबारा, आप म्यूट हो गए थे। हेलो। हाँ अब बोलिए। ठीक है, हेलो। अब ठीक है आपकी आवाज। आवाज आ रही है सर? बढ़िया आ रही है, बढ़िया हाँ आ आपकी आवाज आ रही अब है? आ रही डॉक्टर साहब। आ रही है सर। हाँ डॉक्टर साहब, मुझे आपकी नहीं आ रही आवाज है, बढ़िया आ रही है। उनको अब कोई उनको दिक्कत नहीं आ नहीं। रही आवाज। अच्छा अब उनको अच्छा, आ जाएगी आ जाएगी। जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं उनसे हम माफी मांगेंगे कि सेटिंग हो नहीं पा रही प्रॉपर। हाँ थोड़ा सा डॉक्टर प्रॉब्लम आ विलास रही है। जगदाले को या तो उनको हमारी आवाज आपको आती है आवाज आ या रही है मगर मेरे को बाइक की आवाज नहीं आ रही। अच्छा हाँ, नहीं तो हमको कभी आ उनकी रही है आ रही है, कभी प्रॉब्लम। उनको नहीं जा रही है। तो थोड़ा सा 5-2-4 मिनट का वक्त लग सकता है। तो जितने भी लोग देख रहे हैं हेलो। वो उसको निराश नहीं हो। हाँ जी और डॉक्टर जब साहब तक ये आइए हम लोग आइए। अपनी चर्चा को शुरू करें तब तक वो थोड़ा सा वीडियो शेयर करते रहें, ताकि जब हाँ तक थोड़ा बात सा शुरू हो इसको पाए शेयर तब तक। करें, जितना लोगों तक हाँ, शेयर कर जितने सकते भी हैं। प्लेटफॉर्म्स आपके पास है, सर आवाज वो आ रही है? सारे प्लेटफॉर्म पे ये ओके आप सर, लिंक शेयर कंटिन्यू करते कंटिन्यू। रहें। जब तक आपको हम नहीं आ लोग रही बात शायद शुरू हमारी। करते हैं तब तक आप लोग आगे से आगे शेयर करते रहें इसको। हाँ इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटफॉर्म पे, अपने ट्विटर पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे आप शेयर करिए। और मेरा थोड़ा सौभाग्य आज पहली बार डॉक्टर तरुण कोठारी जी भी हमारे साथ है लाइव में। पहले एक बार और मुलाकात हुई थी मेरी, लेकिन वो रिकॉर्डेड मीट नहीं थी। तो वैसे हम लोग मीट करने वाले थे, लेकिन फिर ये हुआ कि इसे लाइव करते हैं। तो तुरंत ही ये मीट बना, मतलब ये लाइव बनाया और तुरंत ही इसको चालू किया गया है। अभी 186 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। थोड़ा सा माइक के सेटअप में डॉक्टर साहब की दिक्कत आ रही थी। अभी माफ कीजिए, ये मेरा मेरा मेरे खुद के मोबाइल के ऊपर मुझे लाइव करते नहीं आया। मैंने मेरे हाँ पड़ोसी दोस्त का मोबाइल लाके मैंने उसको लाइव किया सर है, तो इससे थोड़ा सर थोड़ा हो गया डिले। हाँ सही बात। सर आवाज़ आ रही है ना आपको अब हमारी? अब ठीक है। जी 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 जी, हाँ ओके। ठीक है ठीक है। डॉक्टर साहब आप अब शुरू कर सकते हैं। ऑल इज योर्स, प्लेटफॉर्म इज योर्स। आप दोनों, और जहाँ मेरी ज़रूरत होगी मुझे बोल लीजिएगा। तो जी, आज का टाइटल जो है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एंड प्रिपेयर फॉर कल की एनर्जी वेलकम। और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में मैं हो गया, तरुण कोठारी सर हो गए, और अब बल्लारा जी भी गए। 8-9 महीनों से बहुत अच्छे में लगे हुए हैं काम करने में। 2.5 साल पहले जब हम इस पे बात कर रहे थे कि आप लोगों को गुलाम बनाया जाएगा, आप लोगों को टीका लगाया जाएगा, आपको डीएनए आरएनए स्टोर किया जाएगा, ये सब हमने कहा था। तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को सर फिर से एक बार एक अच्छे से आपको समझाएंगे। कहीं लगा तो मैं फिर बात करता हूँ। सर आपका स्टेज आपका है, आप कीजिए। जो सभी लोग इस टाइम पे जो लाइव जुड़े हुए हैं उनसे मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को, स्ट्रीम को अलग अलग लोगों पर भेजते रहें, ताकि आगे से आगे बात संदेश पहुंच पाए। और जैसे ही ये लाइव स्ट्रीम समाप्त होती है, सब लोग इसको डाउनलोड करके अपने अपने यूट्यूब पे, अपने अपने चैनल पे अपलोड कर दें। कहाँ कहाँ से ये डिलीट करेंगे। तो आपने देखा पिछले 2.5-3 सालों से हम लोग बराबर आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है।
नई वैश्विक व्यवस्था। तो जैसे इनका सिस्टम होता है, ये बात करते हैं ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, उसके बाद में ये एक नया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। इस प्रकार से ये आप लोगों को एक ऐसी व्यवस्था की तरफ लेके जाना चाहते हैं जहां पर आपकी और हमारी स्थायी गुलामी होगी। अभी तक जितनी भी व्यवस्था आई है, हम लोगों ने कोई न कोई मार्ग निकाल करके उनकी व्यवस्था को तोड़ा है। अब ये इस प्रकार की गुलामी लेके आएंगे कि हम उस व्यवस्था को तोड़ भी नहीं पाए। हमारे जो आगे आने वाली संतानें हैं, एक से बढ़कर एक साइंटिफिक जो डेवलपमेंट, जो आविष्कार के पास हुए हैं, उन आविष्कार के माध्यम से ये इतना बड़ा काम करने वाले हैं। यहां तक कि ब्रेन चिप बन चुकी है, ब्रेन के अंदर चिप का इम्प्लांट करने की बात हो चुकी है। यहां तक कि ये कह रहे हैं कि एक इंसान का ब्रेन का डेटा हम डाउनलोड कर सकते हैं और किसी और इंसान के अंदर हम इसको अपलोड कर सकते हैं। हमारे प्राचीन शास्त्रों में एक बात लिखी हुई थी, पर काया प्रवेश। किसी को जानकारी हो शायद, पर काया प्रवेश। पर काया प्रवेश कुछ लोगों ने किया था। हमारे जो आदि शंकराचार्य, उन्होंने भी पर काया प्रवेश किया था, मजबूरी में उनको करना पड़ा। पर काया प्रवेश में क्या होता है? पर काया प्रवेश में हमारी जो आत्मा जो होती है, वो एक शरीर को छोड़ करके किसी और शरीर में चली जाती है। उसको हम पर काया प्रवेश कहते हैं। तो हमारे पास साइंटिफिक एडवांसमेंट बहुत पहले भी थे, लेकिन उसका मिसयूज नहीं करते थे। हमारे जो ऋषि मुनि थे उसका मिसयूज नहीं करते। उनके पास सारी वैज्ञानिक जानकारी थी, परंतु वो अपनी वैज्ञानिक जानकारी के माध्यम से जनता को, लोगों को गुलाम बनाने के उद्देश्य के लिए काम नहीं करते थे, बल्कि लोगों को और चेतना को और विकसित करने का काम करते। वही हमारा आध्यात्मिक विकास, वही हमारा वैज्ञानिक विकास जो हमने किया, वो अब इन लोगों के पास आ गया। इन लोगों ने हमसे चोरी किया, हमसे छीना, और छीन करके उस पर रिसर्च करके अब ये पूरी मानव जाति को अपना गुलाम बनाने के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। और उनका एजेंडा बहुत पुराना है। अगर मैं आपसे बाकी और बात कहूंगा तो ये इनका कौन लोग आने वाले हैं, कौन नहीं आने वाले, कब कौन सी घटना होने वाली है, कब से ये लगे हुए हैं, अब काफी लोग जान चुके हैं इस बात को। तो ऐसी स्थिति में हमारे सामने दो बातें हैं। अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, हमारी प्रॉब्लम्स क्या है, और हमारी समस्या का समाधान क्या है। इस दो बातों पर हम बात करेंगे कि भाई प्रॉब्लम की जड़ क्या है और हमें अब क्या चाहिए, हम क्या चाहिए हमें, हम उस समस्या को समाधान कर सके, और वो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। मोटी मोटी बात करेंगे। बाकी तो डॉक्टर विलास जी आज बताएंगे कि तो कल की एनर्जी के बारे में तो डॉक्टर विलास जी अच्छी तरह से बता सकते हैं आपको। तो मोटा मोटा हम समझे कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, इसमें दो चार चीजें हैं। पूरी वैश्विक गुलामी है, मतलब पूरे दुनिया के 800 करोड़ लोगों को गुलाम बनाना है, और इसके लिए 800 लोग बैठे हुए हैं। 800 लोग बैठे हुए हैं, वो 800 करोड़ लोगों को स्थायी रूप से गुलाम बनाना चाहते हैं। उनकी मानसिक, शारीरिक, हर तरह से आधा इंसान, आधा मनुष्य और आधा मशीन बना देंगे वो। तो उसके बाद हमारी चेतना इस प्रकार से काम नहीं करेगी कि हम उसको विरोध कर सकते। इसके लिए चाहे तो वो मास डिपॉपुलेशन करेंगे, या मास लेवल पर हम लोगों का माइंड जो है वो चेंज करेंगे, हम लोगों का बिहेवियर चेंज करेंगे, हमारा मनी कंट्रोल करेंगे। तो हम बात कर चुके हैं माइंड कंट्रोल, मनी कंट्रोल, बिहेवियर कंट्रोल, और किस प्रकार के मीडिया के माध्यम से बार बार एक चीज को फ्लैश करके ऐसा माहौल खड़ा कर देना जो कुछ नहीं है, जो अनसिग्निफिकेंट चीज है, उसको भी इतना उच्च स्तर पर बता देना कि भाई दुनिया में इतने लोग मर रहे हैं, इतना हो रहा है। तो जिस प्रकार से षड्यंत्र इन लोगों ने रचा, उस लेवल पर अगर ये काम करते हैं तो मानव जाति को बहुत बड़ा खतरा है। इसके लिए ये लोग बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। अब हमको क्या करना है, हमें सोचना होगा। ये छोटी मोटी जो चीजें होती है हम लोग करते हैं कि भाई ये समस्या हो गई, इसका समाधान कर लो, कोई बोलेगा ये समस्या हो गई, इसका समाधान कर लो, और रूट कॉज पे आना पड़ेगा। रूट कॉज जो है, ये जो सैतानिक एजेंडा जो उनका है, जिस सैतानिक एजेंडे को ये आगे बढ़ा रहे हैं, जिसको ये लागू करना चाहते हैं,
वहां पर हम स्ट्राइक कैसे करें? वहां पर स्ट्राइक करने के हमारे पास दो तीन तरीके। तो पहला तरीका हमारे पास है सोशल अवेकनिंग, जिसे मैं कहता हूं सामाजिक जागरूकता। अब क्या होता है, आगे एक आदमी विरोध करता है, उसके विरोध को दबा दिया जाता है। लेकिन अगर मैं अपने जैसे 100 बंदे तैयार कर दूं, जो 100 लोग विरोध करेंगे और वो आगे 100 लोगों को तैयार करें, तो कुछ ही महीनों में, कुछ ही वर्षों में ये इतनी बड़ी संख्या हो जाएगी कि वो किस किस का मुंह चुप करेंगे। मैं मानता हूं कि मीडिया हमारे साथ नहीं है, मैं मानता हूं कि सोशल मीडिया के ऊपर हमारे को रोक लगा रखी है, अकाउंट ब्लॉक कर रखे हैं, लेकिन हमारे पास एक मीडिया अभी भी है, एक ऐसा मीडिया है हमारे पास जिस पर अभी तक रोक ये नहीं लगा सके और लगा भी नहीं सकते, वो है माउथ मीडिया। माउथ मीडिया बड़ा प्रोमिनेंट चीज है। माउथ मीडिया, मैंने आपको 10 लोगों को, 50 लोगों को, 100 लोगों को कोई बात बताई, अगर वो 100 लोग इस जिम्मेदारी को समझते हैं कि यार मैं आगे आगे प्रत्येक व्यक्ति जो 100 को बताऊंगा, तो कुछ ही घंटों में, कुछ ही दिनों में बात जनता के लास्ट व्यक्ति तक पहुंच जाए। तो हमें सोशल अवेकनिंग करनी है, हमें एक एक व्यक्ति को जागरूक करना होगा, और समाज के अंदर जब व्यक्ति जागरूक होगा तो उसे योद्धा भी बनाना पड़ेगा। अब क्या हुआ था कि भारत गुलाम हुआ, भारत कई बार गुलाम हुआ, एक बार नहीं हुआ, कई बार हुआ। तुर्क भी आए, मुगल भी आए, उसके पहले और भी आए, उसके बाद में ये ईस्ट इंडिया कंपनी आई, फिर ये ब्रिटिशर्स आए। ये आते हैं, हमको गुलाम बना के चले जाते हैं, और ये मुट्ठी भर होते हैं। अंग्रेज कभी हिंदुस्तान के अंदर 1 लाख से अधिक नहीं रहे, अब मुट्ठी भर अंग्रेज करोड़ों लोगों को गुलाम बना के चले जाते हैं। भारत दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पद्धतियां हमारे पास थी, वैज्ञानिक विकास हमारे पास था, उन्नति हमारे पास सर्वश्रेष्ठ थी। दुनिया का सबसे अधिक इकोनॉमी 30%, 35%, 40% हम लोग दे रहे थे। ज्ञान हमारे पास, विज्ञान हमारे पास, प्रज्ञान हमारे पास, योग हमारे पास, आध्यात्म हमारे पास, एक से बढ़कर एक शिल्प कला हमारे पास। उसके बावजूद भी हम हारे। हमारे योद्धा बड़ी बहादुरी के साथ इनसे लड़े। हमने क्षत्रिय समाज को कहा कि भैया आप हमारी ओर से लड़ेंगे, और क्षत्रिय समाज ने हमारी लड़ाई को लड़ा, जारी रखा, और यहां तक कि उनकी जान भी चलेगी, फिर भी वो रक्षा करते रहे हमारे। हमने एक समाज व्यवस्था को बनाया, कि एक एक्सपर्टीज बनाया, जिसे हम कहते हैं ना कार, हम कहते हैं स्वर्णकार। स्वर्णकार मीन्स द एक्सपर्ट ऑफ गोल्ड, जो सोने का विज्ञान का एक्सपर्ट है वो स्वर्णकार है। हम कहते हैं लोहकार, जो लोहे का विज्ञान का एक्सपर्ट है वो लोहकार है। हम कहते हैं कि मृणकार, जो मिट्टी का एक्सपर्ट है वो मृणकार है। हम कहते हैं चर्मकार, जो चमड़े का एक्सपर्ट है वो चर्मकार है। हमने एक्सपर्ट पैदा किए, और इन एक्सपर्ट ने पूरी दुनिया के अंदर धमाका किया, लेकिन फिर भी हम हारे। ये एक सत्य है कि हम लोग हारे, और हम लोग गुलाम बनाएंगे, और बार बार गुलाम बनाएंगे। हेलो जी सर जी। हाँ जी आप बोलिए लोग सर। आवाज डिस्टर्ब, आप चल रहे थे डिस्टर्ब नहीं, डिस्टर्बेंस आ रही, आवाज डिस्टर्बेंस आ रही। मैं म्यूट कर हाँ दूं। तो मैं आपसे कह रहा था, हाँ जी। तो अनुराग जी आपकी आवाज बीच में डिस्टर्बेंस आ रही है। हाँ मैं बंद कर दूं। अनुराग जी, जी 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 मैंने हाँ तो मैं आपसे ये कह रहा था, हम बार बार क्यों हारते हैं, हम बार बार क्यों गुलाम होते हैं, भारत बार बार क्यों गुलाम होता है, ऐसा क्या कमी है हमारे अंदर कि हम बार बार गुलाम होते हैं? जब अंग्रेज यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी जब प्लास्टिक युद्ध में जीती, अभी भी आवाज आ रहा है अनुराग जी? हेलो सर, ये मेरा नहीं है, ऐसा लगता है कहीं डॉक्टर साहब आपके आसपास तो नहीं है कोठारी जी? नहीं, मेरे चलिए पास कुछ नहीं है। ठीक है, अब नहीं आ रही है। तो आखिर ऐसा क्या कमी है जो हम बार बार गुलाम होते हैं? जब प्लास्टिक के युद्ध में अंग्रेज जीते, मुट्ठी भर अंग्रेज जब सड़क पर अपना विजयोत्सव मना रहे थे, तो समाज के लोगों ने एक एक पत्थर भी फेंक दिया होता तो मुट्ठी भर अंग्रेज तो वैसे ही खत्म हो जाते हैं। क्या हम प्रत्येक चीज को हथियार नहीं बना सकते?
जो लोहाकार है, जिसके पास हथौड़ा होता है, वो तो हथियार है दुश्मन के लिए। जिसके पास जो सामान है वो हथियार है। लेकिन हमारे अंदर एक बात ये आ गई कि युद्ध लड़ेगा तो सैनिक लड़ेगा, और उस जमाने में सेना जो होती थी क्षत्रियों की होती थी। आज भी हम लोग यही सोचते हैं कि लड़ेंगे तो सैनिक लड़ेंगे, लेकिन अगर सैनिक हार गए तो क्या होगा? अगर भारत की सेना हार जाए तो क्या होगा? तो हम लोग हार स्वीकार कर लेते हैं। जिस देश की, जिस राज्य के सैनिक हार जाते थे, क्षत्रिय समाज जो है वो हार स्वीकार कर लेता था। परंतु समाज के प्रत्येक व्यक्ति को योद्धा बना दिया जाए, समाज के प्रत्येक व्यक्ति को सैनिक की ट्रेनिंग दे दी जाए कि दुश्मन कितना ही ताकतवर हो, दुश्मन सेना को हरा देता है तो तुम्हारी एक नैतिक जिम्मेदारी है, तुम्हारी जिम्मेदारी की मुख्य सेना ये है। जब दुश्मन को पता चलेगा कि मुख्य सेना तो समाज के अंदर है, और समाज जब लड़ने को तैयार हो जाएगा, तब दुश्मनों को चक्के छूट जाएगा, तब दुश्मन हमें कभी भी गुलाम नहीं बना पाएगा। स्थायी गुलामी से मुक्ति के लिए एक समाज के एक एक व्यक्ति को योद्धा बना के खड़ा करना होगा। यह हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए। राजनीतिक हमारा लक्ष्य नहीं हो सकता है। राजनीति हमारे लक्ष्य में साधक हो सकती है, वर्तमान राजनीति बाधक हो सकती है। आप कुछ ऐसे लोगों को बैठा सकते हैं जो आपकी सहायक हो जाए, परंतु राजनीति से हम वो परिवर्तन नहीं कर सकते। हमें सामाजिक परिवर्तन करना होगा, हमें इस पूरे तंत्र को ही परिवर्तित करना होगा, तब जाकर के हम अपना जो उद्देश्य है उसे प्राप्त कर सकते हैं। हिंदुस्तान के लोग, हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त है, आज भी है, पहले भी थे। हम बात करें आज के 2500 वर्ष पहले, 2300 वर्ष पहले, 2400 वर्ष पहले, जब चाणक्य जो है तैयारी कर रहे थे देश को बचाने की, तब उसमें अलग अलग खंड खंड में भारत विभाजित था और लोग एक होने को तैयार नहीं। यही बात जब मुगल आए तब हुआ, जब तुर्क आए तब हुआ, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तब हुआ, जब अंग्रेज आए तब हुआ, और यही बात आज भी हो रही है। आज भी भारत 3000 राजनीतिक दलों में विभक्त है और 10 लाख संगठन है। 10 लाख संगठन और 3000 राजनीतिक दल। हमें लगता है कि इतने अधिक संगठन, इतने अधिक राजनीतिक दल, इतने लोग काम कर रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन जो अंतिम लक्ष्य भारत को जो होना चाहिए, जो अंतिम लक्ष्य हमारा होना चाहिए, उसमें यह साधक होने की बजाय कई बार बाधक हो। हम अगर क्रांति की बात करते हैं, हम जन क्रांति की बात करते हैं, तो हमारे सामने एक सिद्धांत है कि जन क्रांति बस। और क्यों हो रही है उसका कारण है कि ये 2-4 पॉइंट, 5 पॉइंट ये हमको चाहिए बस। इसके अलावा हमारी कोई पार्टी, हमारी कोई संगठन, अगर हम उसको आगे लेके चलेंगे, अगर हम उस पर बात करेंगे, तो लोगों का जुड़ाव, लोगों की मानसिकता में फर्क आ जाता है। हमें कुछ दिनों के लिए, कुछ सप्ताह के लिए, कुछ महीनों के लिए अपने अपने संगठन से, अपने अपने पार्टी से, अपने अपने संगठन से छुट्टी ले लेनी चाहिए और एकमात्र काम करना चाहिए, कैसे भी करके इस देश के अंदर एक बड़ी जन क्रांति करें। जन क्रांति के लिए जमीन तैयार है, जन क्रांति के लिए भूगर्भ में धाराएं बह रही है। हम लोग जो है छोटे छोटे पार्टी के अंदर और छोटे छोटे संगठनों में विभक्त हैं, और हमें लगता है कि हम एक एक संगठन जो हमारा अपना है, बस वही सब कुछ कर लेंगे। हमारी ये कमी है। ये कमी आज की नहीं है, ये कमी सैकड़ों वर्षों से, बल्कि ये कमी हजारों वर्षों से है। इस कमी को हमें दूर करना होगा। हमें जन क्रांति के लिए एक ही बात कहनी होगी कि ये हमारे मुद्दे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 जो भी है, इन मुद्दों पे हम बात करेंगे, इन मुद्दों पे हम जनता को जगाएंगे और इन मुद्दों को जनता को जगा करके सरकार के सामने पेश करेंगे। तो जब सरकार के सामने पेश करेंगे तो सरकार के पास 2-3 ऑप्शन हो सकते हैं, या तुम्हारी बात को स्वीकार करे या अस्वीकार करे। अगर हमारी बात को वो अस्वीकार करते हैं तो जब जनता का प्रेशर होता है तो बात को बहुत लंबे समय तक टाल नहीं सकते। तो कोई नई राजनीतिक क्रांति खड़े करने की बजाय जो वर्तमान जो राजनीति चल रही है, क्यों नहीं उन्हीं को ही अंडर प्रेशर लिया जाए, उन्हीं पे दबाव डाला जाए, और जन क्रांति होगी तो इनके ऊपर इतना बड़ा प्रेशर पड़ेगा कि इनको जनता की बात को मानना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जो एजेंडा चल रहा है, जो पिछले 2-3 वर्षों से हम आपको बता रहे हैं, और जितने भी दर्शक है अब तो मेरे ख्याल से अधिकांश लोग जान चुके हैं, उसका जो समाधान है, एक सामाजिक क्रांति और दूसरा जो वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था है उसको मजबूर करके। सामाजिक क्रांति और दोनों के लिए मजबूर करने के लिए हमें अपने अपने पॉलिटिकल पार्टी, अपने अपने व्यक्तिगत हित, अपने अपने संगठनिक हित से खुद को मुक्त करना होगा। जो लोग देख रहे हैं
वो लोग अपने अपने संगठन के नेताओं को, अपने अपने पार्टी के नेताओं से बोले कि भैया मैंने कुछ महीनों के लिए, कुछ सप्ताह के लिए छुट्टी ले ली है, बस मैं तो एक जन क्रांति के लिए काम करूंगा, जब ये जन क्रांति पूरी हो जाएगी तो मैं वापस आपके संगठन में, आपकी पार्टी में आ जाऊंगा। जब ये काम हम करके दिखा देंगे तब मुझे लगता है कि अच्छी और बड़ी जन क्रांति हो सकती है, इसमें लाखों करोड़ों लोग शामिल हो सकते हैं। मैं आज इतना ही कहना चाहूंगा, बाकी डॉक्टर विलास जी आपको आगे और बताएंगे। सर धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपका शुरू करने से पहले बस तो 5 मिनट बीच में रख दूंगा आपके। देखिए, डॉक्टर साहब ने, तरुण जी ने बहुत सही बोला। प्रॉब्लम क्या है कि हम जब तक इस 3D वर्ल्ड में है ना, क्योंकि मैं बात करता हूँ, डॉक्टर साहब विलास जी बात करते हैं 3D और 5D की, डॉक्टर तरुण जी बात करते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की, क्या हो रहा है, कैसे बचा जा सकता है। उन्होंने बिल्कुल सही कहा, जब तक एक एक व्यक्ति इसके खिलाफ नहीं खड़ा होगा तब तक नहीं होगा, क्योंकि 10-20 लोगों की क्रांति तो दबाई जा सकती है। जब आपकी फौज हार जाए और आपके बंदे सामने खड़े हो जाए, कोई देश आप पे आक्रमण नहीं कर सकता, कोई आपको गुलाम नहीं बना सकता। ये जितनी भी पार्टियां हैं, ये सब अपने हितों को साध रही है। कहीं ना कहीं सबको सत्ता लोलुपता है और सबको सत्ता चाहिए। जिस दिन इससे ऊपर उठ के आप सोचेंगे कि देश बचेगा तो सत्ता बचेगी, देश आपका लगभग क्या एक तरह से बिक ही चुका है। डॉक्टर विलास जी ने कई बार इसके लिए लाइव किया है, आपको अभी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आगे आने वाले 2-3 महीनों में सब समझ में आएगा, क्योंकि ये उन 800 लोगों का एजेंडा है। वो आपकी इकोनॉमी कंट्रोल कर रहे हैं, आपका पैसा कंट्रोल कर रहे हैं, आपका फूड कंट्रोल कर रहे हैं। इस तरीके से उन्होंने जाल बिछा रखा है कि जो अभी नहीं समझ रहे हैं ना, वो भी अगले 2-3 महीनों में इतने प्रॉब्लम में आने वाले हैं कि वो सोचेंगे कि ये हो क्या रहा है। आपका सांस लेना दूभर कर दिया जाएगा, आपका सरकार की परमिशन के आपको रोटी नहीं मिलेगी, इतना बुरा स्थिति आने वाली है। क्योंकि डिटेल में सब डॉक्टर साहब ने बता ही दिया आपको, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कम से कम आप अपनी बच्चों को क्या दे के जाएंगे, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा कि जिसमें आपकी बहन बेटियां घर से उठाई जाएं, उनके बलात्कार हो, तो क्या दे के जाएंगे, क्या करेंगे आप इस तरीके से। तो भाई जागृत हो। आपने मुगलों के टाइम में भी यही किया, आपने अपनी जानें बचानी, अपनी बहन बेटियों को उनको सौंप दिया। कितने शिवाजी खड़े हुए उस समय। वही डॉक्टर साहब कहते हैं ना कि शिवाजी सबको चाहिए, लेकिन दूसरे के घर में, अपने घर में नहीं चाहिए। भाई खुद शिवाजी बनना पड़ेगा, एक एक बंदे को खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप नपुंसक ही है मेरे हिसाब से। आप मेरे हिसाब से ना पुरुष है ना स्त्री। कि नपुंसक ऐसा नहीं है केवल पुरुष को झकझोड़ने के लिए शब्द कहा जाता है, ये स्त्री को झकझोड़ने के लिए भी कहा जाता है। अगर स्त्री भी नपुंसक है तो वो भी एक गलत है। तो मेरे हिसाब से अगर आप नहीं लड़ते हैं, आज नहीं खड़े होते हैं जन क्रांति में, क्योंकि समय आ रहा है, अगर ये अभी नहीं तो कभी नहीं वाला हिसाब है, आपको इतना बुरा स्थिति बना दी जाएगी कि आप सांस नहीं ले पाएंगे अपनी खुद की। आज सुबह का लाइव डॉक्टर विलास जी का सुनिए, मैंने थोड़ा सा सुना, फिर मेरे को ये मीटिंग की तैयारी करनी थी, लेकिन मैं दोबारा से सुनूंगा। जो उन्होंने कार्बन फुटप्रिंट के बारे में बोला है, आंखें खुल जाएंगी आपकी, और ये सब होगा, ये भी आप जान लीजिएगा, अगर आप खड़े नहीं हुए तो। डॉक्टर साहब थैंक यू, मैंने बीच में आपका समय लिया। धन्यवाद अनुराग जी, धन्यवाद तरुण सर। तरुण सर ने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बताया है, तरुण सर ने कहा बहुत 100% सच है। हम, आप, तरुण सर और हम जब बात कर रहे थे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, RFID चिप आने वाली है, आपके बैंक अकाउंट, आपके घर दार गाड़ी बंगला उसमें अटैच होने वाले हैं। आप लोगों के घरों के जो है एरिया गिनने जा रहे हैं, तुम्हारे घर कितना एरिया है, कितना फर्नीचर है, कितने गाय है, कितने भैंसे है, कितने फ्रिज है, टीवी है, क्या है, सब कुछ लिखा जा रहा है। और हम तो बता रहे थे कि आपका अब RFID चिप क्या है। अभी एक्चुअली एक ये आया था मेरे पास, एक आपने कॉल किए थे, एक MR आया था मेरे पास, उसका कॉल चल रहा था, एक कॉस्मेटिक उसका प्रोडक्ट है, उसके लिए आया था। तो उसने, उसकी जो ये रहती है मशीन, उसमें डर्मा पेन जिसे बोला जाता है, उस डर्मा पेन में एक चीज रहती है जिसे कार्टेज कहते हैं, और एक कार्टेज जो है, उस कार्टेज के अंदर RFID चिप लगी है। कार्टेज है, उस कार्टेज के यहाँ पे RFID चिप लगी है। ये RFID चिप 1 सेकंड में, वो जो नीडल है
उसको 2000 बार पेनिट्रेट करती है स्किन में। हमारे कॉस्मेटिक में यूज होती है वो चीज, 1 सेकंड में 2000 बार। इतनी इफिशियंटली RFID काम करती है। और यही RFID आपके हाथ पे लगने वाली है, जो हम और तरुण सर आपको 2-2.5 साल से समझा रहे हैं। तो ये जब 5G कनेक्शन में आएगी, ये डाटा पर सेकंड 2000 की स्पीड से आपका ब्लड प्रेशर, आपका हार्मोन लेवल, आपने जो खाई हुई टैबलेट है उसका कंडीशन, आपके बॉडी के हार्मोन, सब कुछ वहां पे देती जाएगी। और इसके डाटा सेंटर जो है वो ग्रेटर नोएडा में बन रहे हैं। ये ग्रेटर नोएडा में और एक महाराष्ट्र में से 2 सेंटर भारत में बन रहे हैं, जहाँ पे पूरा डाटा स्टोर किया जाएगा। सर ने कहा कि लोग जो है उनको आना चाहिए, उन्होंने लड़ना चाहिए, क्रांति करनी चाहिए। फर्स्ट लाइन जो थी भारत की, वो डॉक्टर तरुण सर थे, मैं था, और डॉक्टर आजाद सर। हम लोगों ने लोगों को जगाने का काम किया। हमारे वीडियोस आज भारत में सबसे ज्यादा वीडियो अगर किसके होंगे तो मेरे हैं, लगभग 750-800 के आसपास। 2 नंबर पे तरुण सर के। मैं पुराने लगे सर को तो बोलता हूँ, मैं रोज डालता था। सुबह उठते आते कुछ काम नहीं, आके 1 घंटा वीडियो डालना, तब बताना, तो इसलिए मेरे ज्यादा हो गए। मगर काम दोनों ने किया है। सर के थे, सर और हम दोनों सबसे पहली बार 2 अक्टूबर 2020 में दिल्ली में गए आंदोलन में। फिर बाद में सर ने उसके बाद भी 2-3 बार आंदोलन किए, किसान आंदोलन में गए। क्या हुआ, हमने जो बनाया माहौल, इसका फायदा कुछ चुनिंदा लोगों ने उठाया, जो सेकंड लाइन बनी। और उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने जो नेक्स्ट लाइन बनानी चाहिए वो बना ही नहीं, और वहीं पे वो रुक गया और वो आगे बढ़ नहीं रहा। और मैं तब भी कह रहा था, ये तुम लोगों की गलती है। तुम लोग है जो आगे फॉरवर्ड नहीं कर रहे हो। मैं फर्स्ट वेव में कर रहा था, फर्स्ट LC में कह रहा था मैं, आप लोग हमारे वीडियो फॉरवर्ड नहीं कर रहे हो, सेल्फिश लोग हो तुम, जो तुम्हारे तक ही रख रहे हो और तुम फॉरवर्ड नहीं कर रहे हो। एंटरटेनमेंट बोल के सुन रहे हो, क्या ये कोई नई बात बोल रहा है कि ऐसा होगा वैसा होगा वैसा होगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कौन मरने वाला हार्ट अटैक से, किसको एड्स होने वाला हार्ट अटैक से, किसको किडनी फेलियर होने वाला हार्ट अटैक से, किसको HIV होगा टीके से। ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। ग्राफीन ऑक्साइड ऐसी कुछ चीज है ही नहीं, लूसीफरेज एंजाइम ऐसी कुछ है ही नहीं, कुछ भी बोलता है। तो तब टीका आया नहीं था। हमने कहा आपको सेकंड वेव आएगी, सेकंड वेव आएगी, इससे मरे, इससे 2 गुना मरेंगे, क्योंकि टीका लगा है। 3+2G के आएंगे कनेक्शन में, मरेंगे। तब भी किधर है वेव? दिसंबर में मेरे को पूछ रहे थे किधर है वेव, किधर है वेव? जनवरी हुआ, किधर है वेव? फरवरी हुआ, किधर है वेव? अब हमको क्या पता था बंगाल में इलेक्शन लग जाएगा। बंगाल में इलेक्शन लग गया, एक्सटेंड हो गया। मार्च अप्रैल में महाराष्ट्र में LC लगा, और उसके बाद में धीरे धीरे पूरे भारत में लाशें बहने लगी गंगा में, और लोग कह रहे थे किधर है मौत। आज मैं कह रहा हूं कि आज मौतों का तांडव होगा। तो आज बड़े वीडियो में पूछते हैं किधर है तांडव, किधर है मौतें? लोग मर रहे हैं, फिर भी इन लोगों को जब तक इनके घरों पे दस्तक नहीं होगी इनको कुछ नहीं लग रहा था। आज 24 सितंबर, आज यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली की मीटिंग शाम को खत्म हो जाएगी, और कार्बन फुटप्रिंट जो है वो लागू किया जाएगा। और कल 1000 पॉइंट से शेयर मार्केट लुढ़का था, 6 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। आज 1500 पॉइंट से शेयर मार्केट लुढ़केगा, कम से कम 8 से 10 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा। 26 तारीख को शेयर मार्केट खुलेगा, और शेयर मार्केट ट्रिमेंडस तरीके से 5% से रुकेगा। और अगले अक्टूबर महीने में इन सारी चीजों को द ग्रेट रिसेट के नाम पे, ब्लैकआउट, साइबर अटैक, और तुम लोगों के बैंक्स जो कोलैप्स होने वाले हैं। दुनिया के टॉप 10 बैंक्स जो है वो गिने गए 27 देशों में काम करती है, जिसमें इंडिया का नाम नहीं आता है। JP मॉर्गन और कई सारे ऐसे 10 ही बैंक है जो टॉप 27 देशों में काम करते हैं, तो भारत का नाम नहीं। जब वो वर्ल्ड बैंक डूबने वाली है, तो तुम्हारी रिजर्व बैंक, HDFC, ICICI, एक्सिस, ये क्या बचने वाले हैं? जब तुम्हारे आज जो महंगाई है, ये मैंने पिछले साल कहा था, याद रखिए आज गेहूं का रेट क्या है, अगले साल कितना है ध्यान रखिए। 23 किलो का गेहूं आज 37 हुआ है, 37 किलो का गेहूं अगले दिसंबर में
कम से कम 70 रुपए जाएगा मार्च में। आज वो आया था ना ये बंदा, ये मेरे से ऐसे बात कर रहा था, उसने मुझसे पूछा कि सर ऐसे कैसे है। मैंने बोला देखो भाई साहब, अब आप तो नए हो, दुनिया में सबसे दो बड़ी चीजें हैं, एक मेरे थॉट्स आपके दिमाग में डालना, और सेकंड कि किसी के जेब से पैसे निकालना। ये दोनों चीजें मोदी साहब ने बहुत बढ़िया की है। एक हिंदू राष्ट्र करके आए, गौ माता बचा रहे, गौ माता बचा नहीं। आज उसी गौ माता को जनवरी में टीका लगवाया, मैंने बताया था। अब आपको टीका लग गया है दिसंबर 2021 तक। अब जो टारगेट है कि आपके गाय भैंसे जानवर है, क्योंकि मीथेन गैस उत्सर्जन हो रहा है, ये नाम बता के आपके गायों को टीका लगवाएंगी, उसी में शेडिंग होगा। जहाँ पे आदमी की लाइफ स्पैन मैंने 5 साल कही थी, और जो मैंने 2003 से mRNA टीके का अभ्यास किया है, उस हिसाब से जानवरों का लाइफ स्पैन 4 से 5 महीने का है। जनवरी में टीका लगा, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 6 महीने हो गए, अगस्त 7वां महीना, 4 से 5 महीने बोला था मैंने, 6वें महीने से गाय मरना स्टार्ट, जैसे जैसे टीकाकरण हुआ था। अब इन गायों को मर रहे हैं, इसलिए और टीकाकरण करेंगे। अगले 6 महीने के अंदर ये दूध खत्म करने वाले हैं। दूध 5 साल के नीचे वाले बच्चों का फूड है, अन्न है वो। बड़े लोग तो भूखे मरेंगे, अनाज चावल गेहूं नहीं मिलेगा महंगाई में। ये जो बच्चे दूध पी के जीने वाले थे, उनको भी वो नहीं मिलने वाला है। आज जो सर ने कहा है कि आपको छुट्टी लेनी है आपके संगठनों से, आपके राजकीय पक्षों से, तो उन्होंने कहा कि सर, जो अभी था मेडिकल MR आया था, तो सर लोग नहीं जाएंगे। तो बोला बिल्कुल आपने सही कहा, लोग नहीं आएंगे। ये कहेंगे, उसने एग्जाम्पल दिया कि सर देखो, अडानी का जो है ना, वो उद्धव ठाकरे साहब के साथ मीटिंग हुआ है, अब जो है शिवसैनिक जो शाखा अध्यक्ष लोगों के लिए लड़ते हैं, अब वो नहीं लड़ेंगे। तो बोला भाई साहब, शाखा अध्यक्ष लड़ते होंगे, अब नहीं लड़ेंगे, मगर जो उनका कार्यकर्ता है ना, वो घर पे जाएगा, बोला नहीं आज साहब ने बोला लड़ने का नहीं। कोई भी हो, सपा का हो, बसपा का हो, बीजेपी का हो, RSS का हो, बजरंग दल का हो, किसी भी हो, कांग्रेस का, राष्ट्रवादी, कोई भी तृणमूल, वो जब कार्यकर्ता घर पे जाएगा और उसका बच्चा जब बोलेगा पापा भूख लगी, पापा बोलेगा नहीं हमें नहीं करना है, हमें पक्ष के साथ रहना है, 1 दिन 2 दिन, सुबह दोपहर शाम, ऐसे जब 5वें दिन वो बच्चा तो कुछ खाएगा नहीं, दांत नहीं उसको, तो क्या खा सकता है? दूध रोटी, दूध चावल, दूध कुछ और। जब वो भी उसको दूध ही नहीं मिलेगा तो क्या करेगा? अगर उसके दिल में दिल है और बाप का दिल है, अगर बच्चा 5,006 दिन हो गए भूखा गिरेगा, क्या करेगा? वो शाखा अध्यक्ष को जाके बोलेगा, या जो भी राजकीय पक्ष का अध्यक्ष है, जो कोई पक्ष अध्यक्ष है, वो उसको बोलेगा भाई साहब आपने बोला है अडानी साहब का ऑर्डर फॉलो करने का, अंबानी का ऑर्डर फॉलो करने का है, कुछ नहीं करने का। वो बोलेगा पत्थर ले, कहा है शॉप, मार उसके पत्थर पे। जो आज श्रीलंका की हालत है, जो आज बांग्लादेश की हालत है, हम 2 कदम पीछे है। श्रीलंका ने 82% GDP पे कर्जा लिया था, बांग्लादेश ने 85% GDP पे कर्जा लिया है, पाकिस्तान ने 86% कर्जा लिया है, हमने 92% GDP पे कर्जा लिया है। 3 ट्रिलियन अपनी GDP है, 35 ट्रिलियन कर्जा लेके बैठे हैं। आज अमेरिका के पास, आपके श्रीलंका के पास फॉरेन एक्सचेंज खत्म हो गया है, पाकिस्तान के पास खत्म हो गया है, बांग्लादेश का खत्म हो गया है, नेपाल का खत्म हो गया है। अपना फॉरेन एक्सचेंज 6,870 लाख करोड़ था मार्च में। अब भी उसका पहला किस्त वर्ल्ड बैंक का वो गया है 2,570 लाख करोड़ रुपए, 6,750